तेरा जुनून मेरा, जनता के मनोरंजन के लिए कहानी बनाई गई है। कोई कमी हो तो कमेंट करके सही कर देना। मेरे दोस्तों, मेरा नाम है सन्नो, इश्क तेरा जुनून मेरा। डाला। अथर्व ने विशाल को अपने साथ सिंघानिया हाउस ले आता है। खूबसूरत सा बंगला जिसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और बंगले को चारों तरफ से काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स ने घेरे हुए थे। उनकी शक्ल देखकर लगता था कि वह काफी स्ट्रिक्ट बॉडीगार्ड है। उसके अंदर चलने से पहले आपको पहले ये बता दे कि हम एक बड़े और खूबसूरत मेन गेट से अंदर जाते हैं। उस गेट से आगे जाकर हरियाली के बीच से अंदर जाने का रास्ता जाता था। वहां से गुजरते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक खूबसूरत से स्विमिंग पूल विद फवारा बना हुआ था, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और सबसे अलग लगता था। उसके आगे जाते हैं तो देखते हैं तो वह घर एक शाही महल जैसा लगे रहा था। अंदर जाकर सब पूरा हॉल खूबसूरत और एंटीक पीसों से सजा हुआ था। एक कोना सोफे और मेजों से सजा था। उसी के सामने एक बहुत बड़ा किचन जाता था जहां हर तरह की फैसिलिटी थी। अब आते हैं उसी हॉल में तो उसके बीच में ही एक जीना जा रहा था और उस पर ब्राउन कालीन बिछा हुआ था। उस जीने के इधर और उधर खूब बड़े बड़े 4 कमरे थे, जिनमें से एक रमेश सिंघानिया और उनकी धर्मपत्नी आशा सिंघानिया का था और वही दूसरा कमरा रमेश सिंघानिया की मां शोभा सिंघानिया का था। इस बंगले का दूसरा हिस्सा लगता था इस ऊपर के हिस्से को स्पेशली तैयार करवाया हुआ था। और यह पोर्शन किसका हो सकता था? जी हाँ, हमारे अथर्व सिंघानिया का। चलिए मिलते हैं इस घर के लोगों से। शोभा सिंघानिया, इनकी उम्र 65 साल। इनके चेहरे पर एक अलगा ही तेज है। कोई यह नहीं कह सकता था कि उनका इतना बड़ा पोता भी है। यह एक मुहब्बत करने वाली औरत है। इन्होंने अपने पति के इस दुनिया से जाने के बाद उनके बिजनेस के साथ साथ अपने बेटे की अकेले ही परवरिश करी थी। आज यह एक मुकम्मल जिंदगी जी रही है। रमेश सिंघानिया, उम्र 40, बेहद स्मार्ट एंड डैशिंग, नीली सी आंखें, दिल के अच्छे और अपनी फैमिली को बहुत प्यार करने वाले। यह अपने बाप दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी उनके बिजनेस को, जो इस वक्त उनकी मेहनत से नंबर 1 पर चल रही है। आभा सिंघानिया, उम्र 38, खूबसूरत चेहरे और उसमें उनके गालों में पड़ता डिम्पल, किल्लर मुस्कान, जैसा नाम वैसा नेचर। यह एक बार किसी से मिल ले तो उसको अपना बना लेती है। यह एक नर्म दिल औरत है। आशा अपने पति के साथ मिलकर उनका बिजनेस संभालती है। आइए मिलते हैं अथर्व से। अथर्व अपने माँ बाप का कार्बन कॉपी ही है। जहाँ उसकी आंखें अपने पिता से मिलती है तो वही उसकी मुस्कान और डिम्पल उसकी माँ से मिलते हैं। और जो आकर और वक्त पर सही डिसीजन लेना और रह चीज में होशियारी, वो अपनी दादी से लिया था। अब आप सभी इन सभी से मिल लिए तो अब चलते हैं। माँ पा दादी, देखिए कौन आया है मेरे साथ। अथर्व घर के अंदर घुसकर चिल्लाते हुए बोला और साथ सभी लोगों का पुकारा। उसकी आवाज सुनकर घर के सभी नौकर भी आकर एक लाइन से लगकर खड़े हो गए। आ रहे हैं। बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आभा, जिसने ब्लू बिजनेस सूट पहनकर अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, खूबसूरत होठ इस वक्त गुलाबी हो रहे थे। कुछ मिलाकर वह बहुत सुंदर लग रही थी। अथर्व एक पल को अपनी माँ को देखता रहता है, फिर उससे लिपट कर बोलता है, माँ यू आर ब्यूटीफुल। उसकी बात सुनकर आभा खुलकर मुस्कुरा देती है और उसके सर पर अपने होठ रखकर उसे प्यार करती है। अच्छा बच्चों, माँ ब्यूटीफुल है तो पापा क्या है? रमेश ने वहां आकर मुट्ठी नाराजगी दिखाते हुए अथर्व से कहा। वहीं अभी ने उसे देखा तो रमेश ने ब्लैक बिजनेस सूट पहना था और वह भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। उनके दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में थे और अपने लाडले को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अथर्व ने उनको एक फ्लाइंग किस करते हुए कहा, आप ही सुपर कूल लग रहे हो पापा। रमेश, बेटा बाप से होशियारी। अथर्व, हाँ क्योंकि अथर्व रमेश सिंघानिया नाम है मेरा, उसने झूठ मूठ के कॉलर खड़े करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आभा और रमेश दोनों हंसने लगते हैं। तभी हंसते हुए उन दोनों की नजर अथर्व से कुछ दूर खड़े विशाल पर जाती है। वह दोनों उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, पर यह शायद पहचान का नहीं लग पा रहा था। इन दोनों को तो वह उसे हैरानी से देख रहे थे। कहाँ? वहीं अभी ने उसे देखा तो रमेश ने ब्लैक बिजनेस सूट पहना था और वह भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। उनके दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में थे और अपने लाडले को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अथर्व ने उनको एक फ्लाइंग किस करते हुए कहा, आप ही सुपर कूल लग रहे हो पापा। रमेश, बेटा बाप से होशियारी। अथर्व, हाँ क्योंकि अथर्व रमेश सिंघानिया नाम है मेरा, उसने झूठ मूठ के कॉलर खड़े करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आभा और रमेश दोनों हंसने लगते हैं। तभी हंसते हुए उन दोनों की नजर अथर्व से कुछ दूर खड़े विशाल पर जाती है। वह दोनों उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, पर यह शायद पहचान का नहीं लग पा रहा था। इन दोनों को तो वह उसे हैरानी से देख रहे थे। वही विशाल इस तीनों को बड़ी मोहब्बत के साथ साथ आंखों में नमी लिए देख रहा था। शायद उसने आज से पहले ऐसी फैमिली नहीं देखी होगी। अथर्व ने अपने माँ और पापा की नजरों का पीछा करता है और अपने माथे पर हाथ मारता है और खींचकर विशाल को उन दोनों के सामने खड़ा कर देता है। माँ और पापा, यह मेरा दोस्त है। विशाल अथर्व के ये कहने पर विशाल हैरान नजरों से अथर्व को देखता है तो वह अपनी आंखें झपकाकर उसको चुप रहने को बोलता है। आगे सुने। अथर्व की बात सुनकर आभा आगे बढ़ती है
और विशाल के सर पर हाथ फेर कर अथर्व से बोलती है, बेटा आपने कभी बताया नहीं कि आपका इतना प्यार दोस्त भी है। आभा जानती थी अथर्व का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वह अथर्व से बोल रही थी। रमेश भी विशाल को देख रहे थे, उनको भी विशाल अच्छा बच्चा लग रहा था। माँ दोस्त तो यह मेरा अभी अभी बना है ना, इसलिए आपको पता कैसे होता? अभी ने बड़े इत्मीनान से कहा, अभी अभी बना है, इसका क्या मतलब? रमेश ने चौंक कर अथर्व से थोड़ी सख्ती से पूछा, क्योंकि उनके काफी तादाद में दुश्मन थे, इसलिए वह हर वक्त चौकस रहते थे। विशाल अब कुछ घबरा सा गया था, उसको लगा शायद रमेश भी उस आदमी की तरह उसको डांटेगा। आभा ने विशाल को डरते देखा तो उसको अपने सीने से लगाकर रमेश को आंखें दिखाते हुए कहा, क्या आप भी ना बच्चा है? ऐसे तो ना रिएक्ट करें। अरे! आभा की बात सुनकर रमेश और अथर्व की भी नजर विशाल पर गई, जो भीगी पलकों से आभा का ममता भरा स्पर्श महसूस कर रहा था। आभा बेटा, आपका घर कहाँ है और आप यहाँ किसके साथ आए हो? मेरा मतलब है आपके पापा छोड़कर गए हैं या मम्मी? उनकी बात सुनकर विशाल ने अपना सर नीचे झुका लिया। उसको ऐसे देख आभा ने रमेश की तरफ देखा, उन दोनों ने फिर अथर्व की तरफ देखा, क्योंकि अब तो जवाब अथर्व ही दे सकता है। अथर्व ने अपने पापा और माँ को देखा और फिर उसने विशाल को कहानी A to Z सुन डाली। अथर्व ने रुककर उन दोनों को देखा और फिर कहा, इसलिए मैं इसे यहाँ हमारे घर ले आया। मैंने ठीक किया ना माँ पापा? ये बोलकर अथर्व ने उन दोनों को देखा। विशाल की कहानी जानने के बाद आभा की ममता तड़प उठी और विशाल को अपने सीने में भींचकर अथर्व से कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक किया आपने। ये बोलकर आभा ने विशाल का चेहरा ऊपर किया और उससे बोली, बेटा किसने कहा तुम अनाथ हो और अनाथों के घर नहीं होते? मैं हूं ना तुम्हारी माँ और यह घर आज से तुम्हारा ही है ना मिस्टर सिंघानिया? मैंने सही कहा ना? आभा ने रमेश की तरफ एक आस भरी नजरों से देखा तो रमेश बिना भाव के पहले उन दोनों को देखता रहा, फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। उसकी हंस सुनकर अथर्व खुश हो गया, वही विशाल की रुलाई फूट गई। उसने आभा की कमर में हाथ लपेटकर उससे लगकर कहा, क्या आप मेरी भी माँ है और मैं आपको माँ बोल सकता हूँ? उसकी बात सुनकर आभा कुछ बोलती कि तभी रमेश ने कहा, नहीं। उसकी बात सुनकर विशाल ने आभा को हल्के हाथों से कस लिया, मोनो उसको ये रिश्ता चाहिए था। खैर रमेश विशाल और आभा के पास आया और विशाल के सर पर हाथ फेर कर बोला, क्या बस तुम्हें माँ ही चाहिए, पापा नहीं चाहिए? उसकी बात सुनकर विशाल को मुंह जो उतर गया था वह एकदम खिल गया। वह रमेश से चिपक कर बोला, हाँ मुझे माँ के साथ साथ पापा भी चाहिए। उसकी इस अदा पर उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रमेश ने माहौल को थोड़ा खुशगवार बनाने के लिए आभा को छेड़ते हुए कहा, हाँ तो मिसेज सिंघानिया, अब तो आपके 2 बेटे हो गए हैं। सब भगवान से प्रार्थना है कि एक बेटी भी आ जाए तो हमारी फैमिली पूरी हो जाए। रमेश ने ये बोलकर आभा की तरफ देखा, जो ये सुनकर अपना मुंह खोले उनको देख रही थी। मिस्टर सिंघानिया, आप फिर शुरू हो गए ना? आभा जो से शर्म की वजह से बोला नहीं जा रहा था। आभा को पता था रमेश को एक बेटी की चाहत थी जो वह पूरी नहीं कर सकी थी। हंस बात से वह जब दुखी हुई थी तो रमेश ने उनको संभाल लिया था, और अब जब कभी रमेश रोमांटिक मूड में होते तो आभा को छेड़ने के लिए बोल दिया करते हैं, जैसे अब छेड़े रहे हैं। रमेश जान, मैं तो बस कह रहा था। आभा उसको आंख दिखाते हुए, आप फिर शुरू हो गए? कम से कम बच्चों की समाने तो ऐसा न बोले करे। आभा का चेहरा लाल हुआ पड़ा था क्योंकि रमेश ने उसको बच्चों के सामने जो बोल दिया था। उसकी बात सुनकर रमेश ने दोनों बच्चों की तरफ देखा जो मंद मुस्कुरा रहे थे। रमेश आभा से बोले, तो क्या हुआ? मैं तो इन दोनों के बच्चों के सामने भी अपनी जान से प्यार करूंगा। ये बोलकर उन्होंने उनको एक आंख मार दी। उनकी इस हरकत से आभा झेप जाती है और वह दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। उनको हंसता देख रमेश और आभा भी हंसने लगती है। वह सभी हंसते मुस्कुराते अंदर सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। जब एक आवाज वहां गुंजी, क्या हो रहा है यहाँ? इस आवाज को सुनकर सबने पीछे मुड़कर देखा तो बाहरी गेट से आरती की थाली पकड़े एक औरत अंदर आ गई थी। उनके हाथ में थाली देखकर एक नौकर ने उनसे थाली ले जाकर मंदिर घर में रख दी। उस औरत ने एक क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी, गले में मोतियों का रानी हार डाले, दोनों हाथों में दो डायमंड कंगन पहने, काले बालों में कहीं कहीं सफेदी लिए उन बालों का जुड़ा बना हुआ था, चेहरे पर एक तेज लिए वो वहीं आ रही थी। ये है शोभा सिंघानिया। दादी, अच्छा हुआ आप आ गई, देखिए मेरे साथ कौन आया है। अथर्व ने शोभा जी के पास जाकर उनसे लिपटते गया, लाड जताने हुए कहा। शोभी जी ने अथर्व के माथे को प्यार से चूमा और उससे कहा, कौन आया है आपके साथ? उनकी बात सुनकर अथर्व ने विशाल की तरफ इशारा किया, जो खुद उनको प्यार भरी नजरों से देख रहा था। शोभा जी ने उलझन भरी नजरों से आभा और रमेश को देखा तो उन दोनों ने उनको सब कुछ बताया। उन दोनों की बात सुनकर शोभा जी ने विशाल और अथर्व को अपने सीने से लगाकर कहा, इसका मतलब आज से हमारे 2 पोते हैं। ये बोलकर उन्होंने विशाल के सर को भी चूम लिया। विशाल और अथर्व ने एक दूसरे को देखा और खुश हो गए। वहीं रमेश ने विशाल की एक पिक्चर लेकर अपने असिस्टेंट को भेजी और उससे विशाल के अडॉप्ट करने के लिए पेपररी करने को बोला, क्योंकि वह उसने सब घर वालों को बता दी थी। जिसको सुनकर अथर्व सबसे ज्यादा खुश था,
कि उसको दोस्त के साथ साथ भाई भी मिल गया था। वहीं विशाल की आंखें भीग गई। उसको रोता देख सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर शोभा जी की तजुर्बेकार नजरों ने भाप लिया, वो इमोशनल हो गया है। शोभा जी विशाल के सर पर हाथ फेर कर उसको मुस्कुराने के लिए होठों पर हाथ रखे उसे इशारा करती है। उनका इशारा सुनकर विशाल रोते रोते मुस्कुरा देता है। आभा ने अथर्व और विशाल के माथे को चूम कर, रमेश दूसरी साइड में विशाल के साथ सभी परिवार वालों को अपने से गले लगाकर, आखिर में अथर्व ने सबके साथ मिलकर उन सबका साथ और प्यार देखकर विशाल खुश हो गया और उन सभी से लिपट गया। पूरी फैमिली को ऐसे खुश देखकर घर के सारे नौकर भी बहुत खुश हो रहे थे। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर, पापा विशाल मेरे ही स्कूल में जाएगा ना, अथर्व ने रमेश से पूछा। उसकी बात सुनकर रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अथर्व बेटा तुम आज अपने स्कूल जाओ और विशाल के स्कूल जाकर मैं उसका एडमिशन तुम्हारे स्कूल में करा दूंगा, पर आज विशाल को अपने स्कूल ही जाने दो। उनकी बात सुनकर अथर्व और विशाल कुछ नहीं कहते और खुशी खुशी उनकी बात मान लेते हैं। उनको खुश देखकर घर के बड़े भी खुश रहते हैं। अथर्व और विशाल अथर्व वाले पोर्शन में खड़े हुए थे। अथर्व विशाल को अपना कमरा दिखाते हुए बोला, देखो यह है मेरा कमरा है ना, बिल्कुल यूनिक। अथर्व के बोलने पर विशाल को देखते हुए मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। विशाल को किसी चीज का लालच नहीं था, इसलिए उसको इंसानी मोहब्बत से ज्यादा इन बेजान चीजों से मोहब्बत नहीं थी। अथर्व ने विशाल का हाथ पकड़ा और उससे कहा, आज से जो चीज मेरी है वही तुम्हारी है, इसलिए ये कमरा और यहाँ की हर चीज तुम्हारी है। अथर्व का ये कहना था और उधर विशाल की आंखें भीग गई, पर उसने उन आंसुओं को पी लिया और झट से अथर्व के गले जा लगा। उसके ऐसे लगने से अथर्व चौंक जाता है। फिर वह उसको खुद से दूर करके पूछता है, क्या हुआ विशाल, तुम्हें ये कमरा पसंद नहीं आया? विशाल ने उससे अलग होकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अथर्व तुमने मुझे इतना कुछ दिया है जो शायद ही कोई किसी के लिए कर पाए। मुझे माँ पापा और दादी दिए, इससे ज्यादा मुझे और किसी चीज की चाहत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर अथर्व उसको गले लगा लेता है। विशाल अथर्व का हाथ पकड़कर बोलता है, अथर्व तुम बुरा मत मानना, पर मैं यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसकी यह बात सुनकर अथर्व के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वह उससे पूछता है, क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ इस कमरे में? उसकी बात सुनकर विशाल ने अथर्व से कहा, देखो अथर्व तुम्हारी जिंदगी इस सब में गुजरी है, पर मेरी नहीं, इसलिए मुझे इस सब की आदत नहीं है। तुम बुरा तुम मानना, पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम कोई दूसरा कमरा मुझे दे दो जो मेरे ही मुताबिक सिंपल सा हो। उसकी बात सुनकर अथर्व कुछ देर उसको देखता है, फिर उससे बोलता है, मुझे पता है सभी तुम्हें यहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम्हारी भावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। अथर्व की यह बात सुनकर विशाल खुश हो जाता है और उसके गले लगकर बोलता है, थैंक यू अथर्व मुझे समझने के लिए। यहाँ ये दोनों गले लगे खड़े थे और दरवाजे के बाहर वह तीनों इस बच्चों की समझदारी देखकर भीगी आंखों से मुस्कुरा रहे थे। देख रही है माँ, अब का पोता काफी समझदार हो गया है, उसको दूसरों की भावनाओं की कदर करनी आती है, रमेश ने शोभा जी से कहा। वही उनकी बात सुनकर शोभा जी ने उन दोनों बच्चों को देखा जो अब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हाँ, मुझे भी यकीन है मेरा अथर्व एक कामयाब आदमी बनेगा। उनकी बात सुनकर आभा और रमेश मुस्कुरा देते हैं, वहां से चले जाते हैं। आगे सुने।